प्रश्न संख्या 17 है, वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। वायु जीवन का आधार होती है। वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.07% होती हैं। वायु में से सभी गैसें उचित अनुपात में रहती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा वायु में कम अथवा अधिक हो जाती है तो वायु का संतुलन बिगड़ जाता है और उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण अधिक होता है। इसके साथ साथ बहुत प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। अतः वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे व्यक्ति में कैंसर, दमा, क्षय रोग आदि बीमारियां हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी विभिन्न बीमारियां जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती है। कार्बन पदार्थों की अधिकता तथा धुआं से कैंसर एवं क्षय रोग हो जाता है। ओजोन के प्रभाव से आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी, त्वचा कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसका दुष्प्रभाव भी बताइए। जल प्रदूषण में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों एवं गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत कारखाने हैं। कारखानों का कचरा, जिसमें पारे एवं शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। नंबर 2 है, कीटनाशक भी जल प्रदूषण का स्रोत हैं। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रिन, डीडीटी आदि पदार्थ वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। नंबर 3 है, रेडियोधर्मी भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। नंबर 4 है, कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है और इस प्रकार जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में गिरने से कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे तथा जंतु जो प्रभावित होते ही मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, पेचिश, क्षय रोग, टीबी, पीलिया आदि। प्रदूषित जल में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु एवं हानिकारक कृमि एवं उनके अंडे पाए जाते हैं, जो मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, बाढ़ क्या है? यह किन कारणों से आती है? बाढ़ से आशय अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी में तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और उसकी अधिकता हो जाती है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण। भारी वर्षा तथा चक्रवात बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से आने वाली चक्रवातों से भयानक बाढ़ आती है। नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। रेत एवं बजरी जमा होने से नदी तल ऊंचा उठ जाता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। कई निम्न क्षेत्रों में ठीक प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न है, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा का आशय बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी के कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, उसे सूखा कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार एवं जनता ने सूखे से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं। नंबर 1 है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा जल तथा धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। नंबर 2 है, फसलों के हेरफेर की विधि को अपनाकर ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सकते हैं। नंबर 3 है, जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नंबर 4 है, नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा रहा है। इससे पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नंबर 5 है, शुष्क भागों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 6 है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी एवं पशुओं हेतु चारे का प्रबंध किया जा रहा है। नंबर 7 है, वर्षा जल का बोरिंग द्वारा जल संप्रेषण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल में डाला जा रहा है, जिससे धरती की नमी को बचाए रखा जा सके। नंबर 8 है, वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया जाए, जिससे धरती की अंतः परतों में पानी का स्तर बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय को गहरा खुदवा कर जल संचय क्रिया संपन्न की जाती है।
नदियों में स्थान स्थान पर बांध बनाकर जल की रुकावट की जा रही है। प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। साधारण बोलचाल की भाषा की ध्वनि से अधिक तेज ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत उद्योग धंधे तथा मशीनें, परिवहन के साधन जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि, मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, टेलीविज़न आदि। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और उसके कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग तथा बेचैनी जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक शोर का प्रभाव मानव के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी और रंगों की पहचान में कमी हो जाती है। शोर हृदय, मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य की कर्णेंद्रियों के लिए हानिकारक होती है। प्रश्न संख्या 22 है, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव बताइए। प्रदूषित जल, वायु, कीटनाशक पदार्थों की अधिकता तथा घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत नगर पालिका से निकला अपशिष्ट, कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, कृषि अपशिष्ट, कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक, रसायन, पीड़क नाशक आदि भी मृदा प्रदूषण का स्रोत होते हैं। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, घरेलू अपशिष्ट जैसे कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट आदि मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। नंबर 1 है, मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है। नंबर 2, गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट तथा मक्खियां पनपती हैं जो रोगों को फैलाने में सहायता करते हैं। प्रश्न है, भूकंप से आप क्या समझते हैं। भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन स्थिति है जो धरातल की ऊपरी तथा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण आता है। संख्या 25 है, छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। उपछाया वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे प्रछाया कहलाता है। प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 है, आंधी के क्या लक्षण हैं। अधिकतर यह देखा जाता है कि प्रायः पवनें या वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब एवं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती रहती हैं। यही हवाएं विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से विकराल रूप धारण करती हैं। इसे आंधी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत भरी होती हैं। इससे पेड़ पौधे एवं जन धन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आसपास में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत हेतु भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। प्रश्न है 28, रेबीज रोग के लक्षण बताइए। नंबर 1 है, रोगी व्यक्ति के गले में भयंकर पीड़ा होती है तथा उसमें कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं होती। नंबर 2 है, रोगी व्यक्ति पानी से डरने लगता है। नंबर 3 है, रोगी व्यक्ति कभी कभी अत्यंत आक्रामक भी हो जाता है। प्रश्न है, जलीय अपर्दन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहा जाता है। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है तथा चिकनी मिट्टी का अपर्दन कम होता है। जलीय अपर्दन के प्रकार। जलीय अपर्दन निम्नलिखित प्रकार का होता है। अवनलिका या खड्ड अपर्दन, बीहड़ अपर्दन, पुलिन तथा समुद्र तट अपर्दन, भूसंखलन द्वारा अपर्दन, अल्पसरिता अपर्दन, परत अपर्दन, नदी तट अपर्दन, हिमनद अपर्दन, वर्षा बूंद अपर्दन। प्रश्न है 30, अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा जल का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। प्रश्न 32 है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं हो सकता है। उदाहरण है, फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, जबकि फसल पक जाने पर वर्षा का होना प्रतिकूल परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 33 है, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है।
उदाहरण देते हुए समझाइए। दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत विशेष महत्व है। खुरदरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। पहिए एवं ब्रेक के मध्य लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं। माचिस की तीली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण जलती है। प्रश्न 35 है, जड़ों के मुख्य कार्य क्या है? मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को पानी तथा मजबूती प्रदान करना होता है। नंबर 1 है मक्का। मक्का झकड़ा जड़ अपस्थानिक रेशेदार जड़ होते हैं। नंबर 2 है प्याज। प्याज झकड़ा जड़ अपस्थानिक रेशेदार जड़ होते हैं। सरसों तथा बैंगन ये दोनों मूसला जड़ें होती हैं। प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों का संक्षेप में समझाइए। दांतों के प्रकार। मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 है कृतंक या छेदक दांत। कृतंक दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। नंबर 2 है रत्नक या भेदक दंत। भेदक दांतों की संख्या 2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे तथा नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। नंबर 3 है अग्र चवड़क दंत। अग्र चवड़क दंतों के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं, परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना है। नंबर 4 है दाढ़ या चवड़क। चवड़क दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होते हैं एवं आकार में चौड़े होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत बहुत सुदृढ़ होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। प्रश्न संख्या 39 है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यही ऊर्जा का रूपांतरण है। रूपांतरण के उदाहरण। नंबर 1 है विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। नंबर 2 है विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। नंबर 3 है शेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डायनमो से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का होना। प्रश्न है 40, सौर परिवार को समझाइए। सौर मंडल सूर्य का परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह होते हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। प्रश्न संख्या 41 है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। भोजन में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग निम्न हैं। नंबर 1 है क्वाशियोरकर। नंबर 2 है मेरेस्मस। प्रश्न संख्या 44 है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड? रासायनिक अभिक्रिया लिखें। धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। यह पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है। इस प्रकार यह अम्ल तथा क्षार में विपरीत अभिक्रिया करते हैं। प्रश्न 45 है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। डिबलर रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र होता है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। गेहूं बोए जाते हैं। कल्टीवेटर यंत्र खेतों में उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। इन यंत्रों से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है तथा खेती में जुताई भी ठीक से हो जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव विभिन्न कार्य करने योग्य बनता है तथा सक्रिय रहता है। ऊर्जा का हमें सदैव संचय करना चाहिए।
ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय। ऊर्जा जीवन का आधार है। ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1 है, अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। नंबर 2 है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इनका उपयोग केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जबकि इसका उपयोग अत्यंत आवश्यक हो। नंबर 3 है, ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 4 है, वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं। नंबर 5 है, ईंधन की कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 49 है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लक्षण: चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर होना। उपाय: विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह लेना। प्रश्न संख्या 51 है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। नंबर 1, श्वसन में ग्लूकोज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा CO2 बनती है। नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है। नंबर 2, श्वसन एक नाशात्मक क्रिया है। नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, लवण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर निर्मित होता है। खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है। रासायनिकतः यह नमक सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। लवण 4 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण। अम्लीय लवण का उदाहरण है NaHSO4, NaH2PO4। प्रश्न संख्या 53 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका उपयोग समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने हेतु प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग 2009 में दुनिया की बिजली का 15% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ, जिसके अतिरिक्त परमाणु प्रणोदन का उपयोग करने वाले 150 से अधिक नौसेना पोतों का निर्माण किया गया है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। नंबर 1 है, पादप कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। कवकों में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। नंबर 2 है, पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक अस्तर के रूप में होता है। जंतु कोशिका में धानियां नहीं होती। नंबर 3 है, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। क्लोरोफिल युक्त हरे लवक हरित लवक कहलाते हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। नंबर 4 है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। प्रश्न 8 है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान बताइए। भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश। आंतरिक अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका तथा रूस के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया है जिसने मंगल की कक्षा में अथवा फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से केवल भारत ने ही अपने प्रथम प्रयास में यह सफलता अर्जित की है। प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि तथा उपज बढ़ाने हेतु जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। प्रश्न है, सिंचाई की प्रमुख विधियां बताइए। सिंचाई की निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 है, क्यारी विधि, कूड़ विधि, द्रोणी एवं वलय विधि, छिड़काव विधि, बॉर्डर विधि, ड्रिप विधि, प्रवाह विधि। ये सब सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। प्रश्न संख्या 71 है, डिबलर द्वारा बुआई का वर्णन करें। डिबलर रबी फसल के बीजों, गेहूं, जौ आदि को बोने का साधारण यंत्र है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना रहता है। इसमें आमतौर पर 3 कतारों में समान दूरियां पर खूंटियां बनी होती हैं। इसके मध्य में हत्था होता है जिससे इसे उठाया जाता है। इसके द्वारा बने छिद्रों में बीज बोया जाता है। इस विधि से फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न 72 है, कीटनाशक का जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
कीटनाशकों के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरण के अभाव एवं कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि रोगों से ग्रस्त होते पाए गए हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के रेडले अथवा अम्लीय में बदल जाती है तथा प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया भी नष्ट होने लगती है। कीटों जैसे मधुमक्खियों आदि को भी इनसे खतरा उत्पन्न होता है। प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। प्रश्न है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है: रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा है। प्रश्न 80 है, अपरदन के क्या कारण हैं? मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण हैं: तीव्र हवाएं, वनों की कमी, मिट्टी का प्रकार, तापमान में परिवर्तन, भूमि का ढाल, हवा से कटाव, पशुओं के चरने से, नदियों की बाढ़ से कटाव, वर्षा की अधिकता। प्रश्न संख्या 97 है, कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं: शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को मजबूती प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 106 है, साधनों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? साधनों के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है जंतु प्रोटीन, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि से प्राप्त प्रोटीन। नंबर 2 है वनस्पति प्रोटीन, दालें, सेम, सोयाबीन, फलियां तथा गिरिदर फलों से प्राप्त प्रोटीन। प्रश्न 107 है, जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विलेयता के आधार पर इनको 2 निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 है जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी तथा विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन के मुख्य स्रोत: विटामिन के अनाज, हरी सब्जियां, दालें, दूध, घी, पनीर, मांस, छिलकेदार फल, अंकुरित बीजों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न 108 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। प्रश्न संख्या 111 है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड को ही कहा जाता है। भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं और जो बेस भस्म बनाने हेतु पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। प्रश्न 112 है, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? फसल चक्र से कीटों का नियंत्रण होता है, फसलों का बीमारियों से बचाव होता है, फसल चक्र से वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है, फसल चक्र से मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, फसल चक्र से भूमि की उर्वरता में सुधार होता है।